तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल पूरी ऊर्जा के साथ आपके सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में पूरा चैप्टर छील देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में फंस रहे हैं अभी तक हमने छोटे छोटे पार्ट्स में किया, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि सभी कॉन्सेप्ट को मिलाकर पढ़ना ही हमारे लिए बढ़िया बात रहेगी। तो भैया लाइव प्रोसेस का आज हम गेम बजा देंगे। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है मेरे भाई, पहला वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। बाकी रेस्पिरेशन की बेसिक कहानी मैंने पिछली वीडियो में बता दी है मेरे भैया कि ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ना, पायरुवेट को तोड़ना, ताकि हम एनर्जी बना सके, उसी को क्या बोलते हैं, कहेंगे गुरुजी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और आज की वीडियो में ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में बोले तो हम जैसे चिलगोजरों में कैसे होती है वही हम लोग समझने वाले हैं। और वही पॉइंट मेरे भाई बोलेंगे जो एग्जाम में जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है मेरे मित्र। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, हमेशा मैं मोटी मोटी ही बात करता हूं, तो नोटबुक पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। और श्री बांके बिहारी लाल की बोलेंगे जय और चालू करेंगे अपना रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, केवल वैसी बातें जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मैं कहूं क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई, बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारी सेल्स हैं, तो सबको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सब तक गैस पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी धांसू चाहिए कि नहीं? कहें गुरुजी बिल्कुल। अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है तो वहां पर कोई भयंकर काम करने वाला भी चाहिए जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर सके। तो रेस्पिरेशन करने के लिए अपनी बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है मेरे भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको वही दिख रहा है। मैंने डायग्राम पहले से ही बना लिया है क्योंकि टाइम जाता है एक्स्ट्रा। अब कहें गुरुजी हमको कैसे पता चला कि आपने डायग्राम बनाया है? मेरे भाई मैंने एक सीरीज चलाई हुई है डायग्राम वाली, एक एक इंपॉर्टेंट डायग्राम छिलवा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करते रहना, नोटबुक उसकी अलग से बना लेना। तो हम आज बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की। मेरे भाई अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स मैनेज किया जाता है पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे वो भी तरह बात कर लें मेरे भाई। सबसे पहले आपको पता है हम जब सांस लेते हैं, इमेजिन करते जाओ, इमेजिन करो और सीखो मस्त कि जब सांस लेते हैं सबसे पहले सांस गई नाक में, और नाक को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई नॉस्ट्रिल। देखो यहां पर इसको मैं बोल रहा हूं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में सांस गई, गैस गई, उसके बाद प्रवेश करती है ये जो बना हुआ है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कंठ जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोलेंगे। क्लियर है बात? इसके नीचे ये देखो जो सांप जैसा, अजगर जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेरे भाई ट्रैकिया। क्या बोलेंगे मित्र मेरे? कहेंगे गुरुजी ट्रैकिया बोलेंगे। और ट्रैकिया से फिर सांस पास होती है, ऑक्सीजन पास होती है, गैस पास होती है और जाती है। देखो ट्रैकिया नीचे दो भागों में डिवाइड हो गया है, और जो सब डिवीजन ट्रैकिया का होता है उसको मेरे मित्र बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे मित्र मेरे? ब्रोंकाई। द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई, जहां पे दो मेन ब्रांचेस निकल गई, क्योंकि लंग्स भी कितने होते हैं? दो होते हैं। और जो आपको ये बगल में दिख रहे हैं यही हमारे प्यारे प्यारे लंग्स हैं, प्यारे प्यारे लंग्स हैं। दोज आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मेन रेस्पिरेशन करवाने में मदद करते हैं अपने लंग्स, लेकिन भैया इसके भी नौकर चाकर है जो इसकी मदद करेंगे, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सांस लिया, नॉस्ट्रिल में गया, लैरिंग्स में गया, ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया के बाद हमारे ब्रोंकाई में चला गया। अब देखो ब्रोंकाई भी तो डिवाइड हो रहा है छोटी छोटी ब्रांचेस में, और वो डिवीजन मेरे भाई कहलाता है ब्रोंकियोल्स। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इसको बोलते हैं मेरे भाई ब्रोंकियोल्स। द सब डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद देखो ब्रोंकियोल्स के एंड पे ऐसा बलून जैसा, बिल्कुल ऐसा लग रहा रुई मैंने रख दी है, ये मेरे भाई बलून जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं सबसे मेन यही है, इनको बोलते हैं एल्वियोली। मजा आ जाएगा इसके बारे में पढ़ के क्योंकि यही एग्जाम में छपता है। मैंने कहा दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें से सबसे खतरनाक पोर्शन अपना मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स।
बाकी सब लोग सहायक हैं इसके, मस्त काम करेंगे। नीचे जो आपको ये सीट दिख रही है ना, एक्चुअली ये मस्कुलर होती है, जिसको हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं, डायफ्राम के नाम से जानते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि मेन चीजें हमें इससे क्या याद रखनी है जो हमारे एग्जाम में छपती हैं। तो पहला तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है। तो हम कहेंगे भैया रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैनेज करता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में होता है उसका नाम आपको हमेशा एग्जाम में छापना है लंग्स। तो लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कहेंगे गुरुदेव की जय हो। यहां पे देखेंगे दूसरी बात अगर मैं रास्ता बनाऊं कि भैया एयर जो है वो कैसे और कहां पास होती है, मैं कहूंगा एयर सबसे पहले जाएगी नॉस्ट्रिल में। क्लियर है बात? नॉस्ट्रिल में जाने के बाद कहां गई? लैरिंग्स में। क्लियर है? लैरिंग्स में जाने के बाद कहां गई? कहेंगे गुरुजी ट्रैकिया में। ट्रैकिया में जाने के बाद कहां गई? कहेंगे भैया ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई में जैसे गई देखो लंग्स के अंदर चली गई, लंग्स के अंदर। अब यहां से लंग्स के अंदर वाली बातें हो रही है। अब ब्रोंकाई से कहां गई मेरे मित्र? ब्रोंकाई से गई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल से फाइनली कहां गई मेरे भाई? एल्वियोली, एल्वियोली में, एल्वियोली में। अब यही हमें समझना है कि जैसे ही एयर एल्वियोली में पहुंची वहां पर गेम होगा असली खतरनाक वाला जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। अब कहेंगे एल्वियोली के बारे में समझना हमें जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं डिफाइन करूं एल्वियोली को तो मैं कहूंगा कि भैया बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो दिख रहा है वही छाप रहे हैं। हमने कहा मेरे भाई बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कहें गुरुजी इन्हीं को तो हम एल्वियोली के नाम से जानते हैं। अब देखो एल्वियोली जो होती हैं वो कनेक्टेड होती है मेरे भाई ब्लड वेसल से। दूसरी बात, दीज आर कनेक्टेड टू स्मॉल ब्लड वेसल्स। ध्यान रखेंगे। अब कहेंगे यार ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इसकी कहानी आगे समझेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और आपको पता है ब्लड की ही मदद से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फैलेगा, हर जगह प्रवाहित होगा, इसीलिए ब्लड वेसल्स में जुड़ा होता है एल्वियोली, ताकि सीधे ऑक्सीजन को कहां डाल सके? ब्लड में। और ब्लड भैया तुम लेके जाओ इसको जहां जाना है, मेरा काम था ऑक्सीजन तुमको देना, मैंने यहां पर दे दिया। तो ये कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल्स से, और ब्लड वेसल्स और यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वहां पर काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा मेरे भाई? इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होता है मेरे भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। मैंने कहा मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोली इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, मतलब एक गैस आएगी और एक गैस अंदर जाएगी। अब मुझे बताओ हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस जाती है? कहेंगे गुरुजी हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन लेते हैं। बाहर कौन सी आएगी? कहेंगे CO2 आती है। बस यही तो मेरे भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि CO2 मेरे भाई आउट हो जाएगी और O2 हो जाएगी इन, अंदर चली जाएगी। O2 अंदर चली जाएगी, CO2 आउट हो जाएगी, इसी को बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये O2 और CO2 आएंगे कहां से? कहेंगे यही तो आएंगे ब्लड से, इसीलिए ब्लड वेसल्स का रहना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन हमारी आती है लंग्स में, एल्वियोली उसको पटक देता है ब्लड में और वहां से खींच लेता है CO2 को, जो फिर से हमारे नासिका द्वार से, बोले तो नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। गेम समझ में आया? ये बातें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से एक बात और अगर मैं करूं कि एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आपने देखा होगा यार हमारे नाक के अंदर जो रेस्पिरेटरी वाला रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां पे छोटे छोटे बाल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। वो बाल को एक्चुअली हम बाल नहीं बोलते, दोज आर नोन एज सीलिया। तो सीलिया का थोड़ा सा फंक्शन समझेंगे मेरे भाई कि सीलिया क्या होता है।
सीलिया मेरे भाई पहली बात तो ये समझो कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर है बात। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भैया जो भी डस्ट पार्टिकल गलती से चले जाएं और म्यूकस चला जाए उसको छान करके फिल्टर करके बाहर निकाल देना, ताकि हमारे लंग्स में केवल और केवल प्योर गैस ही जाए। बहुत बढ़िया, शानदार। इनका काम क्या हो जाएगा सीलिया का मेरे भाई, फिल्टर डस्ट पार्टिकल एंड remove them in the form of mucus। समझ गए। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो फिल्टर करने का काम करता है डस्ट पार्टिकल्स को और भी कोई इंप्योरिटी को, और उसको बाहर कर देगा म्यूकस की मदद से। म्यूकस बोले तो वही लच्छी वाला पदार्थ आप देख रहे हैं सर्दियों में बहुत खतरनाक निकलता है, उसी को मेरे भाई बोलते हैं म्यूकस। समझ गए बात को। तो ये है मेन चीजें जो आपको याद रखनी है। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं डायफ्राम की, तो डायफ्राम क्या होता है मेरे भाई, डायफ्राम क्या होगा, देखो डायफ्राम के बारे में एक लाइन यहाँ पे लिख दूं, समझ लेंगे कहीं, बिल्कुल समझ लेंगे। अब डायफ्राम मेरे भाई होता है डायफ्राम, अरे स्पेलिंग तो सही लिखो, डायफ्राम। एक्चुअली में डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट, मस्कुलर शीट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन आवर चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे होती है, जो एक तरीके से इनको सपोर्ट करती है लंग्स को, और इनहेल और एक्सेल में रिब्स के साथ भी इसका बहुत बड़ा काम रहता है। तो मैं कहूंगा एक तरीके से ये सपोर्ट्स एंड ये प्रेजेंट कहां होती है, प्रेजेंट होती है बिलो चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, क्लियर है। तो अगर रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आया वो भी ह्यूमन बींग्स में, तो यहीं से सवाल बनेंगे। सबसे पहले तो आपको हो सकता है पूछ ले रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, तो ये आपका डायग्राम रहा। अगर डायग्राम की टेंशन है तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए मैंने एक डायग्राम वाली सीरीज निकाली है, जिसमें एक एक डायग्राम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारे डायग्राम में लाइन से बनवा रहा हूं और लाइन से आपको सिखा रहा हूं कि कैसे बनाना है। वो सीरीज देखना ना भूले, बहुत बढ़िया सीरीज है, आपको डायग्राम को तैयार करवा दूंगा। तो डायग्राम की टेंशन छोड़ दो, वो अलग से हम लोग सिखा देंगे आपको, मैं सिखा दूंगा। यहाँ पर आप ये समझिए कि इसके पार्ट्स आपको याद होने चाहिए डायग्राम में, और एक एक पार्ट का फंक्शन याद होना चाहिए। एक चीज और मेरे भाई, एक चीज और जो बारे में बात करता है किसके, ट्रैकिया के। ये तो चिलगोजर छूट ही गया था, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन छपता है, जरा इसको नोट कर लो तो बताऊं मैं इसके बारे में क्या क्वेश्चन छपता है। और ये क्वेश्चन 100% बहुत बार एग्जाम में आया है, इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से छापो, जल्दी छापो। तो मेरे भाई जो बात बची रहेगी, जो सीक्रेट बचा रह गया, जो रहस्य बचा रह गया, किसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में। अगर मैं बात करूं कि क्या ऐसा रहस्य है ट्रैकिया के बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि जहां पर ट्रैकिया बना है, ट्रैकिया में आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं कर्व जैसी, ये टिंग 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 टिंग। एक्चुअली में ये लाइनें नहीं होती, दीज आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो एक सॉफ्ट बोन होता है, और यही सॉफ्ट बोन आप जब टच करेंगे इसको ना, यहाँ पे देखो सॉफ्ट बोन जैसा कुछ प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ट्रैकिया के अंदर ये जो आपको देखने को मिल रही है लाइनें ना, दीज आर एक्चुअली सॉफ्ट बोन्स, और जिन जो रिंग के शेप में, इसलिए इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है मेरे भाई, सॉफ्ट बोन है। अब देखो मेरे भाई कि ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसको मार्क करो और कहो छपेगा, 100% बनाओ इस पर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है मेरे भाई कहां पर, ट्रैकिया में। अब इनका काम पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या मदद करती है, या फिर अगर ये एब्सेंट हो जाए तो होगा क्या मेरे भाई। देखो आपने कहीं ना कहीं खेत में पानी सींचा होगा, या कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा पाइप की मदद से, जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है उससे खेत में पानी सींचा जाता है। और आप ध्यान देंगे जब पानी वहां से चला जाता है तो पाइप चिपक जाता है, चिपक जाता है कि नहीं। तो सेम तरीके से मेरे भाई अगर ये मेरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी, गैस प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो ये चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो हम लोग कंधे पे आ जाएंगे, और दोस्त हमारे 13 दिन बाद पूरी खा के चले जाएंगे। तो उसी चीज को रोकने के लिए, उसी कोलैप्स को बचाने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एज अ सॉफ्ट बोन,
जो ट्रैकिया को एक्चुअली में कोलैप्स होने से रोकता है जब वहां पर एयर एब्सेंट होती है। मित्र मेरा कहूंगा इसका मेन जो काम होता है, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया when air is absent in the trachea। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर है। जब भी ट्रैकिया में एयर एब्सेंट रहेगी, एयर नहीं रहेगी, तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए ही वहां पर सॉफ्ट बोन एज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, बहुत बार, इसीलिए मैंने यहाँ पर 100% छपेगा वाला बिल्कुल टैग यहाँ पे लगवा दिया। तो क्या करोगे, इसको नोट करो। और यहाँ पर मेरे हिसाब से रेस्पिरेशन एकदम ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है मैंने क्लियर कर दिया है। और इसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा, और जो ये एल्वियोली वाला मैंने भी पढ़ा है ना, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, वहां पर कनेक्ट करूंगा ना, तो आप कहेंगे धुआं धुआं हो गया, मजा आ गया। इसको जल्दी से छाप लो और हम लोग जल्दी बिना इंतजार किए चालू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। आज पूरे चैप्टर का ऐसी की तैसी कर देना है। उठाओ, आओ मेरे भाई, लंका लगाते हैं अगले लाइफ प्रोसेस की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब मैंने कहा एक केस इमेजिन करो। अब जैसे अपना इंडिया ही कंट्री है जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें उगाई जाती हैं। कहीं पर धान अच्छा होता है, कहीं पर गेहूं अच्छा होता है, कहीं पर मसाले की खेती अच्छी होती है, और कहीं पर गन्ने की, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें उगाई जाती है एज अ क्रॉप्स। लेकिन क्या अगर उस रीजन में वो चीजें हो रही तो दूसरे रीजन में लोग नहीं खाते हैं? कहें गुरु जी खाएंगे, हम भी खाएंगे मसाले, केरला वाले भी चावल धान खाएंगे, गेहूं खाएंगे, गन्ना खाएंगे। तो अगर उनको गन्ना और गेहूं चाहिए तो यहाँ से उनको हम पहुंचाएंगे, और अगर हमें मसाला चाहिए तो वहां से वो आएगा। अब ये कैसे आता है? कहें गुरु जी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एकदम सही बात है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग। ट्रक के माध्यम से, मतलब कह सकते हो आप ट्रैक्टर के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, किसी भी मीडियम के द्वारा, किसी के थ्रू उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। उसी को हम लोग खास भाषा में ट्रांसपोर्ट करना कहते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। क्लियर है? सिंपल सी हिंदी भाषा में बात जो हम नॉर्मली समझते हैं। अब बॉडी के अंदर क्या चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाएंगी? गैस है, ऑक्सीजन जो जा रही है, फूड है जो डाइजेस्ट तो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है, लेकिन जरूरत तो हर बॉडी पार्ट्स को है ना उस न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको भी तो वहां से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलावा मेरे भाई कह सकते हैं आप कुछ हार्मोन्स होते हैं, काफी अलग अलग चीजें जो हर बॉडी पार्ट के हिस्से में नहीं बनती है, लेकिन वहां तक उनको उठा के ले तो जाया जाएगा, उनको भी तो जरूरत है। बस उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी to another part of body is called ट्रांसपोर्टेशन। बोलो, सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से मूवमेंट होता है फूड का, ऑक्सीजन का और वाटर का, या फिर कह सकते हो और भी इसेंशियल चीजें जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह उपयोगी होती है, जिनकी जरूरत होती है, उनको मेरे भाई एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे एनिमल्स में, किसमें बात करेंगे? एनिमल्स में, या कह सकते हो ह्यूमन बींग्स में, तो मैं कहूंगा ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए इन ह्यूमन बींग्स। अब मैंने कहा ना भैया हम लोग इतने भौकाली लोग हैं कि हर प्रोसेस के लिए एक एक सिस्टम पूरा बिठा रखा है। कहें कैसे? डाइजेशन के लिए पूरा बिठा दिया है गियर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद हमने पढ़ा मेरे भाई रेस्पिरेशन के लिए भी बिठा रखा है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा? अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सबको पहुंचाना है, तो ये भी तो पूरा एक सिस्टम मैनेज करेगा मेरे मित्र। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करने के लिए हमारी बॉडी में पूरा का पूरा भौकाली सिस्टम होता है, और उस सिस्टम का नाम होता है मेरे मित्र सर्कुलेटरी सिस्टम। बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं कहूंगा मेरे भाई
ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इज मैनेज्ड बाय, मैनेज कह लो या तो कंट्रोल कह दो, चाहे मैनेज कह लो या कह लो कंट्रोल, एनी वर्ड यू कैन यूज हेयर। तो मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय एन या फिर अ स्पेशल सिस्टम, पूरा सिस्टम बना है भैया खतरनाक वाला, नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। लो भैया कहानी यहीं पर हमने क्या कर दी, हमने कह दिया भैया सब कुछ जान लेंगे एक ही भाषा में, एक ही वीडियो में, एक ही कॉन्सेप्ट में। मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसेंशियल चीजों को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पहुंचाना। और हमारी बॉडी की जब बात आएगी, ह्यूमन बींग्स की जब बात आएगी, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेरे मित्र कुछ बहुत ही अहम कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हमें इस चैप्टर में समझना पड़ेगा, तब जाके हमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन एकदम क्लियर होगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो बिल्कुल धड़ल्ले से उड़ा देंगे। तो मैं कहूंगा, अगर मैं थोड़ा सा इसके पहले बात करूं कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जिनका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है, तो मैं कहूं भैया किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो इसेंशियल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इसेंशियल मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेशन जिनका होता है वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा इधर उधर बांटे जाएंगे। तो जरा सा उनकी बात कर लेंगे, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले भाई पहले बताओ, फूड डाइजेस्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, कहेंगे गुरुजी न्यूट्रिएंट्स में। तो न्यूट्रिएंट्स को उठाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो पहली चीज जो ट्रांसपोर्ट की जाएगी वो क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स होगी, आपने पढ़ रखा है। अब न्यूट्रिएंट्स के अलावा इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इनको लपेटने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, तो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा और CO2 का भी होगा, मतलब गैसेस कह सकते हो, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा जिसमें O2 एंड CO2 है, दोनों भाई बहन O2 एंड CO2 है। उसके अलावा मेरे मित्र किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन का हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट का भी तो हो सकता है भैया, जो वेस्ट बनेगा वो भी तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो। उसके अलावा मेरे भाई और कुछ चीजें जैसे हॉर्मोन्स, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इतना समझ लो। कुछ ऐसे स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की कुछ खास एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को हार्मोन्स बोलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, क्लियर है। उसके बाद हम कहते हैं प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। बस इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, एटसेट्रा। तो हमारी बॉडी में कुछ इसेंशियल चीजें जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है। और अब हम बात करेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा भौकाली, वो किन किन चीजों से मिलके बना है और हमें उन्हें किस किस तरीके से समझना है, एकदम डिटेल्ड वे में, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं बहुत डीपली यहाँ से, इसलिए कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल अलग से समझाने की कोशिश की है। तो मैं अगर गुरु कहूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है, उसके कुछ अहम इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो उसमें से होता है भौकाली, जो ये काम करता है जिसका नाम है ब्लड। तो भैया ब्लड ही मेन ऐसा मतलब समझ सकते हैं मीडियम होता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, समझ गए। अब ब्लड को ले जाने के लिए, ब्लड ले तो जाएगा लेकिन ब्लड को भी तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए, तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, नहरें बनी होती हैं, नालियां बनी होती हैं बॉडी में, और उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स बोलेंगे। तीसरी चीज भैया जो इन सबको कंट्रोल करेगा, इन सबका दादा भी तो कोई है कि भैया तुम कहां से जाओगे, कैसे जाओगे, मुझसे बिना बताए, मुझे बिना इन्फॉर्म किए कैसे चले जाओगे। तो इनको मैनेज के लिए भैया बीच में एक दद्दू बैठे हैं अपने, जिनका नाम है हार्ट, दिल, धड़कन, समझ गए। दिल ही कंट्रोल करेगा, और डायग्राम जब इसका पढ़ाऊंगा ना कहोगे मजा आ गया। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर होता है जिनको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं लाइन बाय लाइन, एक एक धड़ल्ले से, बिल्कुल डीपली, जिससे आपके क्वेश्चन अगर फंसे तो किसी के औकात ना हो कि आपके नंबर काट ले।
क्या करो, इसको जैसे के तैसे छापो और सबसे पहले हम समझेंगे ब्लड को, फिर ब्लड वेसल्स को, फिर हार्ट को और फिर लास्ट में कैपिलरीज को, लास्ट में कैपिलरीज को। जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके मित्र, तो पहले कंपोनेंट को समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड को एक एक कॉन्सेप्ट छील देंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है और जो आपको जानना चाहिए एट द 10th लेवल। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होगी कि ब्लड का कलर कैसा होता है, चिल्ला के बोलेंगे रेड कलर। बहुत बढ़िया, ये तो बात सभी लोग जानते हैं। तो पहला ही काम मैं क्या करूं, इसका नाम लिख दूं। और ब्लड आपको पता है क्या होता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, फ्लूइड। कहेंगे लिक्विड भी होता है यार, सॉलिड तो नहीं होता है, गैस भी नहीं होता है, फ्लूइड एक कंफ्यूज कर रहा है। तो देखो फ्लूइड ऐसे कंपोनेंट होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फ्लो करने की क्षमता होती है। नो डाउट ब्लड इज लिक्विड बट इट कैन ऑल्सो फ्लो। तो इससे बेहतर होता है लिक्विड बोलने की बजाय ब्लड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो ब्लड को हम लिक्विड ना बोल के क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, मतलब ऐसा लिक्विड जो बह सकता है। क्लियर है बात। तो ब्लड इज अ फ्लूइड और ये होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। 9th क्लास में पढ़ा होगा, झूठ मत बोलना, बता रहा हूं, लग जाएगी लंका। तो ब्लड होता है मेरे भाई एक कनेक्टिव टिश्यू जो कैसा है, फ्लूइड होता है और कलर क्या होता है, रेड कलर। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके लिखूं मैं एक ही पॉइंट में, देखो मजा आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लो भैया, पहला ही पॉइंट ब्लड के बारे में ये मैंने बताया कि ब्लड रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू से आप क्या समझ पा रहे हैं, बेसिक चीज जान लेते हैं। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ब्लड पूरी बॉडी फैला होता है कि नहीं, एज अ नेटवर्क सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि ब्लड मेरे भाई एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है जो कैसा है, फ्लूइड भी है। क्लियर है बात, एकदम सही बात। आगे आओ जरा, दूसरा पॉइंट, ब्लड मेरे भाई जो होता है एक्चुअली में इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली मेनली 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स है। मैं कहूंगा उनका नाम क्या होगा मेरे भाई। तो ब्लड में मेनली 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। देखो बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एक एक नोट्स देखो खाली आप। 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज लिक्विड पोर्शन। सहमत है मेरी बात से, कहें गुरुजी एकदम सहमत है। ब्लड में लिक्विड पोर्शन होता है, क्लियर है, क्योंकि ब्लड खुद ही लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड पोर्शन होता है, तभी तो लिक्विड फॉर्म में है, एकदम सही बात है। उसके अलावा ब्लड में कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेल्स भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात, बहुत सही, शानदार। और अगर मैं कहूं कि ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है इसका कलर हल्का सा होता है येलोइश, येलोइश होता है और इसका नाम मेरे भाई होता है प्लाज्मा। क्या समझे गुरु, कहेंगे एकदम बढ़िया समझे कि ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है इट इज ऑफ स्लाइटली येलोइश कलर, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, कहें गुरुदेव प्लाज्मा के नाम से जाएंगे। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो सेल्स वाला है। मैंने कहा जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड में वो येलोइश कलर का है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा बोल रहे हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है सेल्स वाला। अब सेल्स वाले कंपोनेंट में, सेल्स में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं मेनली ब्लड में। नंबर 1 इज आरबीसी। कहोगे हमको पहले ही पता है, मुझे पता है तुम्हें पता है। नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और नंबर 3 इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तीनों के बारे में जरा हम समझ लेते हैं कि भैया तीनों हैं क्या और किसका क्या काम है। सबसे पहले हेडिंग छापो आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म सभी को पता है कि रेड ब्लड सेल्स। एक्चुअली इन्हीं सेल्स की वजह से मेरे भाई ब्लड जो है, ब्लड जो है वो कैसा दिखता है, कहेंगे रेड कलर का। सहमत होंगे मेरी बात से, कहेंगे गुरुजी हमने ये बचपन में बात पढ़ रखी है, आप बताइए और चाहे ना बताइए हमको पहले से याद है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया कि ब्लड का जो रेड कलर होता है वो एक्चुअली में किन सेल्स की मदद से होता है, कहेंगे विद द हेल्प ऑफ, ड्यू टू, विद द हेल्प ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ आरबीसी, बोले तो रेड ब्लड सेल्स। और आरबीसी का कलर क्यों रेड होता है, बिल्कुल सही, आपने वही बताया जो मैं सोच रहा हूं, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जो एक्चुअली में रेड कलर का होता है।
रेड कलर्ड पिगमेंट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं मित्र मेरे हीमोग्लोबिन। क्लियर है बात? क्या बोलेंगे? कहेंगे हीमोग्लोबिन बोलेंगे। तो हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी विच मेक्स आरबीसी रेड कलर एंड आरबीसी मेक्स ब्लड रेड कलर। एक ने उसको बनाया, एक ने उसको बना दिया, एक दूसरे के कंपोनेंट को उन्होंने कलर कर दिया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो रेड कलर पिगमेंट बोले तो हीमोग्लोबिन ने आरबीसी को कलर कर दिया रेड, और आरबीसी ने मिलकर कहा चलो भैया ब्लड तुम भी क्या हो जाओ, रेड हो जाओ। क्लियर है बात? अब यहाँ पे ध्यान करो, थोड़ा सा ध्यान करो कि हीमोग्लोबिन का काम एक्चुअली में क्या होता है। कहेंगे हीमोग्लोबिन जो है वो कहीं ना कहीं मदद करता है, ये जुड़ता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाएगा, इसीलिए आरबीसी का काम भी हो जाता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका जो फंक्शन है मेरे भाई, मेन फंक्शन है आरबीसी का, जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना है। फंक्शन होगा भैया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा मेरे मित्र? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और मैं बता दूं आपको कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, किस फॉर्म में, तो मजा आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरे भाई। अपने ब्लड में जब ऑक्सीजन लपेटता है आरबीसी, तो ये ऑक्सीजन किस पर चढ़ता है? जाके हीमोग्लोबिन पे। मतलब जब हीमोग्लोबिन कंबाइन होगा मेरे भाई ऑक्सीजन के साथ, तो एक खास कंपोनेंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लो, ऐसी चीज बता दी जो बहुत रहस्य की है, क्योंकि ये बातें किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन आपका भाई कोई भी रहस्य छुपा के नहीं रखेगा। मैंने कहा हमारे ब्लड में आरबीसी सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे और कैरी करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन आरबीसी के अंदर भी कौन ऑक्सीजन को लपेट के रखता है? कहेंगे गुरुदेव हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लपेटता है तो अपने साथ जोड़ लेता है, कहेगा तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ लेकर चलूंगा तुझे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, तुझे वहां तक पहुंचा के आऊंगा जहां तक मेरे मालिक ने मुझसे कहा है। तो ये दोनों लपेट जाएंगे साथ में और एक कंपाउंड बना लेंगे, दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर क्वेश्चन आया कि इन विच फॉर्म ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन माई ब्लड या फिर इन अवर ब्लड, मेरे नहीं आपके भी, इन अवर ब्लड, तो कहेंगे भैया गुरुदेव ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल कंपोनेंट कंपाउंड दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है बात? तो भैया आरबीसी का काम हो गया ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बढ़िया है, क्लियर है बात? तो आरबीसी के बारे में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जल्दी छापो तो बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की एक साथ। ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए। ये मैंने जो एक्स्ट्रा बताया है ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छापिए जल्दी, लपेटिए। जी भैया, समझ गया आरबीसी का काम। आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर है बात? अब मेरे भाई डब्ल्यूबीसी पे आते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है जरा देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बोलिए। कहेंगे डब्ल्यू फॉर व्हाइट, बी फॉर ब्लड और सी फॉर सेल्स। बांके बिहारी लाल की जय हो। नाम से ही आपको पता है इनका कलर कैसा होगा। जैसे आरबीसी का कलर रेड है तो इनका व्हाइट नाम में लिखा है, लेकिन एक्चुअली में इनका जो कलर होता है ये होता है कलरलेस। ये होते हैं कलरलेस सेल्स, इसीलिए इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आरबीसी की ही वजह से पूरे ब्लड का कलर रेड हो जाता है। इनका कोई कलर में कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन भैया यही लोग तो असली मर्दे बाड़े। कैसे? देखो ध्यान से। डब्ल्यूबीसी एक्चुअली में होते मेरे भाई आर्मी ऑफ अवर बॉडी। कहेंगे क्या बात कर रहे हो? एकदम वही बात कर रहे हैं जो आपको जानने की जरूरत है। आप कहते हैं मेरे लिए कोई काम ही नहीं करता, मेरे लिए कोई जीता ही नहीं, मैं तो अकेला हूं। अरे चिरगोजर, डब्ल्यूबीसी से कुछ सीखो। हमेशा 24 घंटे बंदूक लिए आपके लिए खड़ा रहता है कि जब भी कोई बाहर से बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पर अटैक करता है, जिसको पैथोजन बोलते हैं, उससे सबसे पहले निपटने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। कोई भी आपकी बॉडी को हानि पहुंचाने आएगा बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए पहले ही खड़ा होता, छाती तान के आजा मेरे दोस्त, सबसे पहले तुझे मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। और आप देखो कहते हो हल्के में कि मेरे लिए कोई जीता ही नहीं। अरे भैया आपकी बॉडी में ही आपके लिए लोग मर रहे हैं,
समझे बात को? तो मैं कहूंगा डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? मेन काम क्या है इसका? काम होता है डब्ल्यूबीसी फाइट्स अगेंस्ट पैथोजन। अब पैथोजन क्या होते हैं? कहेंगे गुरुदेव पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बात को? तो डिसीज कॉज करने वाले, डिसीज फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, उन्हीं को हम लोग एक वर्ड दे देते हैं पैथोजन। और पैथोजन से लड़ने का काम कौन करता है? हमारे डब्ल्यूबीसी भैया लोग करते हैं मित्र मेरे। इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या सोल्जर्स ऑफ ब्लड भी कहते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आ जाओ जरा इस पे कि प्लेटलेट्स क्या काम करता है। आओ मित्र मेरे, प्लेटलेट्स लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेल्स। अब प्लेटलेट्स मेरे भाई आपने देखा होगा कभी कभी जब आप खेलते रहते हैं या साइकिल चलाते हैं, अच्छा एक वो है मिथ है कि गांव में लोग बोलते हैं अगर आप नई नई साइकिल लो और साइकिल सीखने लगो तो कहेंगे जब तक तुम गिरोगे नहीं और जब तक तुम्हारे खून नहीं निकलेगा तब तक तुम साइकिल ही नहीं सीख पाओगे। भयंकर बात। बोलो भैया, मैंने जब ये बात सुनी मैंने कहा ऐसी की तैसी, साइकिल जल्दी सीखना है तो मैं खुद ही, जो मेरे एक जगह फोड़ा निकला हुआ था, किसी से बताना मत, मेरे एक जगह फोड़ा निकला हुआ तो मैंने उस फोड़े को थोड़ा सा मतलब कह के उसमें से खून निकाल के साइकिल में लगा दिया। मैंने कहा लो भैया मेरे खून निकल चुका, क्या मैं साइकिल सीख जाऊंगा? लेकिन तब भी साइकिल नहीं सीख पाया, मैंने बेईमानी की, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं साइकिल सीख गया। तो मेरे मित्र जब भी हम खेलते रहते हैं, द मेन पॉइंट ऑफ सेइंग दैट इज व्हेनेवर वी आर लाइक प्लेइंग इन द ग्राउंड और गलती से मान लो हमारी बॉडी में या फिर कहीं पर चोट आ गई जिससे हल्का सा ब्लड फ्लो होने लगा स्मॉल इंजरी में, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो ब्लड फ्लो अपने आप ही रुक जाता है। अपने आप नहीं रुकता है मित्र मेरे, उन्हीं को रोकने का काम करता है अपना ये प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करेगा? ड्यूरिंग स्मॉल इंजरीज इट स्टॉप्स ब्लड फ्लो विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन और उसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। बांके बिहारीलाल की जय। तो बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि दीज सेल्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग स्मॉल इंजरीज। क्लियर है बात? स्मॉल इंजरी, जब छोटी मोटी चोट हमें लग जाती है तो ब्लड फ्लो को रोकने का काम करते हैं और ब्लड फ्लो को रोकने का ही हम लोग वर्ड देते हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड का जाम हो जाना, थक्का जम जाना ही कहलाता है ब्लड क्लोटिंग एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेरे भाई प्लेटलेट्स। तीनों के काम क्लियर है? मेरे साथ बोलो। आरबीसी का काम, कहेंगे गुरुजी आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। फिर कहेंगे डब्ल्यूबीसी का काम, कहेंगे डब्ल्यूबीसी का काम मेरे भाई है क्या करना? फाइट करना, लड़ाई करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे नुकसानदायक है। फिर कहेंगे प्लेटलेट्स का क्या काम है? कहेंगे गुरुजी प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना ड्यूरिंग स्मॉल इंजरीज। क्लियर है? तो ब्लड की इतनी बातें आपको मेनली ध्यान रखनी है। अब ये निपटाओ, इसको नोट करो, फिर हम लोग चालू करें ब्लड वेसल्स, जो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम में छपता है। ले बेटो आओ महाराज। तो ब्लड को समझ लिया हमने एकदम बढ़िया से कि ब्लड क्या काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वही जो फंक्शन करेंगे वही काम हमारे ब्लड का भी हो जाएगा। अब देखते हैं भैया ब्लड वेसल्स क्या होती है। मैंने कहा ब्लड तो ठीक है, ब्लड क्या काम करेगा? सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन ब्लड के लिए रास्ता भी तो चाहिए जिससे होकर वो गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो वही रास्ते मेरे भाई हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर इनको समझाना हो मुझे तो मोटी मोटी बात मैंने जो ब्लड की समझाई वो ये है कि मैं कहूंगा हमारी बॉडी में ब्लड कितने तरीके का फ्लो कर सकता है। मैं कहूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी, तो कहेंगे गुरुजी मेनली दो तरीके का ब्लड। कहेंगे किस हिसाब से बता? दो तरीके का ब्लड। अरे मेरे भाई हमारी बॉडी में एक बार तो ऑक्सीजन जाती है सभी बॉडी पार्ट्स में और वहां पर यूज होकर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होकर आती है। तो क्या बताओ हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर सकते हैं? कहेंगे यार इनको मिक्स कर देंगे तो बवाल हो जाएगा। मिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए इनका अलग अलग फ्लो होना जरूरी है। इसीलिए जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो अलग फ्लो करेगा और जो CO2 वाला ब्लड है जहां CO2 आ रहा है वो अलग फ्लो करेगा। तो इसी आधार पे ब्लड को दो पार्ट्स में या दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो मेरे भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन होगी। और दूसरी मेरे भाई
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कौन सी गैस होगी, CO2 होगी। द ब्लड रिच इन O2 इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। अब इनको फ्लो करवाना है तो भैया कुछ रास्ता चाहिए, और वही रास्ता मेरे भाई ब्लड वेसल्स होती है। तो अगर मैं कहूं ब्लड वेसल्स के बारे में पहली चीज क्या है, तो ये मेरे भाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स present in our body, which helps in transportation of ब्लड। क्लियर है बात। तो ब्लड भैया सारे इसेंशियल चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेंगे, ब्लड वेसल्स करेंगे, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरीके का ब्लड फ्लो कर रहा है, तो रास्ते भी कितने चाहिए, दो चाहिए। तो ब्लड वेसल्स भी हमारी बॉडी में कितने तरीके की होती है, कहेंगे गुरुजी दो तरीके की। तो ब्लड वेसल्स भी मेरे मित्र अपनी बॉडी में होती हैं 2 टाइप्स की। हम कहें कौन कौन सी, कुछ मेरे भाई होती हैं आर्टरीज और कुछ होती हैं वेन्स। कुछ होती हैं आर्टरीज और कुछ होती हैं वेन्स। मेनली अगर मैं आपको समझाऊं अभी के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा अंतर समझा दूंगा दोनों में, आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में। तो अच्छा ठीक है, मैं आपको अलग मतलब एक साथ ही दोनों को समझा दूंगा। अभी समझो कि ब्लड वेसल्स हमारे कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, आर्टरीज और वेन्स। एक्चुअली में गेम क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है हार्ट। अब हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में, और एक बार पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करेगा। तो अब भैया हमारी बॉडी से जो ब्लड आएगा, अब यहाँ पे ब्लड की बात समझो, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजनेटेड कहाँ से जाएगा और मेरे भाई डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से जाएगा। यहाँ पे यही बात आपको समझनी है, फिर इनके बारे में अंतर हम लोग खोलते हैं धागा अच्छे से। हम कहेंगे मेरे भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ब्लड जो है, अब एक चीज ध्यान रखना, ब्लड जब भी आएगा या जाएगा वो हार्ट से स्टार्ट होगा और हार्ट पे खत्म होगा। मतलब हृदय से ही ब्लड की शुरुआत होगी, हृदय पे क्या होगा, उसका अंत होगा। मैं ही प्रारंभ हूं और मैं ही अंत हूं। तो मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब आप इमेजिन करो कहां से कहां जाएगा, और हार्ट को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। तो हम कहेंगे यार ब्लड ऑक्सीजन वाला है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ, शुरुआत हार्ट से होगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ट्रांसपोर्ट होता है मेरे भाई हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है इनको, तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स पे जाएगा ताकि सबको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके। इसी का उल्टा अगर मैं करूं तो मेरे भाई कहूंगा ये डीऑक्सीजनेटेड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो कहां से कहां जाएगा, कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें CO2 ज्यादा है। अब CO2 बनी कहां होगी मेरे भाई, O2 बॉडी पार्ट्स में गई होगी। मतलब ये समझो अगर ये बॉडी पार्ट है, इसको जरूरत ऑक्सीजन की रही होगी, तो ऑक्सीजन इसको किसी ने दिया होगा, और इसने ऑक्सीजन को यूज करके निकाला क्या होगा, CO2 निकाला होगा। तो ऑक्सीजन को लेकर कौन आया, कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वहां से जब CO2 निकला तो इसको लेकर आने का काम कौन करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा मेरे भाई, फ्लो करेगा तो ये कहां से कहां फ्लो करेगा, कहेंगे CO2 कहां से निकल रही है, बॉडी पार्ट से, और बॉडी पार्ट से अगर CO2 निकल रही तो ब्लड भी कहां से आएगा, बॉडी पार्ट से आएगा, और कहां पर आएगा, हार्ट में आएगा। सारी चीजें इन्हीं दोनों के बीच में चलेंगी, गेम पूरा यही है। तो हम कहेंगे ये जो ब्लड है वो कहां से फ्लो करेगा, कहेंगे बॉडी पार्ट से हार्ट फ्लो करेगा। ठीक है मेरे भाई, यही पूरा गेम है, और इसी गेम के माध्यम से मैं अंतर समझा दूंगा आपको आर्टरीज और वेन्स में। इतनी बेसिक चीजें लिख लो, फिर हेडिंग डाल दो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, क्योंकि वही आपसे पूछा जाता है। डिफरेंस तैयार कर लोगे तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। छापो इसको जरा। तो डिफरेंस छापो बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, और इसी डिफरेंस में आपको एक एक पॉइंट भी दोनों का मैं समझा दूंगा। तो समझो बात को मेरे भाई, आर्टरीज का मेन काम ये होता है कि ये आर्टरीज
हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। याद करने की ट्रिक बता दूं, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन वाला ब्लड अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए कि डीऑक्सीजनेटेड बोले तो CO2 वाला? कहेंगे गुरुदेव ऑक्सीजन वाला अच्छा रहेगा। तो ऑक्सीजन वाला अच्छा रहेगा तो आर्टरी को कहो आरती, गलत मत समझना, आर्टरी को कहो आरती। तो आरती आप किसकी करोगे, अच्छे लोगों की करोगे कि बुरे लोगों की करोगे? कहेंगे आरती तो हम लोग बढ़िया अच्छे लोगों की करेंगे। तो अच्छा कौन है, ऑक्सीजन वाला कि CO2 वाला? झूठ मत बोलना। कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन वाला। तो भैया आर्टरी का काम कौन है, किसकी आरती करेंगे, ऑक्सीजन वाले की। तो भैया आर्टरी क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। तो मैं कहूंगा दीज ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद हो गई ट्रिक? तो ये मेरे भाई ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट। क्लियर है बात? तो वेन्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएंगी। वेन्स में क्या ट्रांसपोर्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं यहां कहूंगा इधर का पहला पॉइंट क्या बनेगा, दीज ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है पहला पॉइंट? कि मैंने कहा भैया आरती हम किसकी करेंगे, अच्छे लोगों की। तो आर्टरीज में फ्लो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और भैया जो फिर उल्टा हो जाएगा वीन्स, वीन्स में फ्लो करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात? अब मुझे जरा ये बताओ डायरेक्शन क्या होगा? कहेंगे जो डायरेक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो करने का होगा वही डायरेक्शन में आर्टरीज भी ब्लड को ले जाएंगी। तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहां से कहां ले जाएंगी? मैं कहूंगा कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहां से जाएगा? कहेंगे गुरुजी हार्ट से, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। क्लियर है बात? एकदम सही बात। यहां पे उल्टा कर दो कि वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। उल्टा हो जाएगा। बात समझिए एकदम बढ़िया से, अंतर वाली दो पॉइंट आपको समझ में आ गया एकदम बढ़िया। इसी से ये पॉइंट बना है और इससे ये पॉइंट बना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कनेक्टेड है। तीसरा मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, आर्टरीज कहां से आ रही है? कहेंगे हार्ट से आ रही है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, आर्टरीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू हार्ट, जहां से ब्लड आ रहा है। तो आर्टरीज में अगर हार्ट से ब्लड आ रहा है और हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो बताओ पंप का कोई प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल प्रेशर होगा। अगर पंपिंग का प्रेशर होगा आर्टरीज पे, तो क्या आर्टरीज की दीवारें कमजोर रहेंगी कि मजबूत रहेंगी? मजबूत रहेंगी, तभी तो प्रेशर को झेल पाएंगी। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बोले तो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, जिससे अगर जो प्रेशर आए उसको एब्जॉर्ब कर सके, और ये प्रेशर की वजह से आर्टरीज का ब्लड जो है वो बाहर फटके ना निकलने पाए। तो हम कहेंगे कि आर्टरीज हैव thick and elastic walls। क्लियर है बात? क्योंकि इस पर प्रेशर क्या पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। लेकिन जब बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है तो अपने मस्ती में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाऊंगा आराम से पहुंचूंगा, कोई प्रेशर वाली बात नहीं। तो इन पे प्रेशर पड़ता नहीं है, तो इनमें की वॉल्स जो रहती है वो थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। तीसरा पॉइंट यहां पर जो बनने वाला है वो ये बनेगा मेरे भाई कि वेन्स हैव thin and less elastic walls। क्लियर है बात? तो वेन्स की जो वॉल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, लेस इलास्टिक रहेंगी, क्योंकि इन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। और मेरे भाई आर्टरीज को जो आप देखेंगे ना ध्यान से, क्या कह सकते हैं उसको, डायग्राम में भी देखते हैं, तो आर्टरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है रेड कलर से और वेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लू कलर से। मतलब ये दिखती कैसी है कलर में, ब्लू कलर में, और ये कैसे दिखेंगे, कहेंगे गुरुजी रेड कलर में। तो चौथा पॉइंट यही छापो यार, आसान सा है
हम कहेंगे आर्टरीज अपीयर रेड इन कलर, रेड इन कलर। वहीं पे वेन्स की क्या बात होगी भैया, वेन्स अपीयर ब्लू इन कलर। क्लियर है बात मेरे भाई, आर्टरीज अपीयर रेड इन कलर और वेन्स अपीयर ब्लू इन कलर। क्लियर है बात, एकदम साफ साफ मेरे भाई। हर परिवार में अगर 5 लोग हैं, मान लेते हैं हर परिवार में तो 5 लोग नहीं है, किसी परिवार में अगर 5 लोग हैं और 4 लोग सुधरे हुए हैं तो एक पक्का ना पक्का खैतड़ होगा, बिगड़ा होगा, वो उल्टा ही काम करेगा। तो आर्टरीज में सारी आर्टरीज तो बढ़िया काम करेंगी भैया, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाएंगी। एक चिलगोजर आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, वो उल्टा काम करती है। और वहीं पे हम लोग लिखते हैं, डिफरेंस इसका लिख लेते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी उल्टा काम। अगर सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ले जाती हैं तो ये कैसा ले जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी। अब ध्यान रखें, जब डायग्राम पढ़ाऊंगा हार्ट का तब बताऊंगा ये कहाँ होती है और क्यों ये वाला ब्लड ले जाती है। क्लियर है, यहाँ पे समझो, यहाँ पर भी कहानी वही है, जैसे इसके परिवार के सदस्य वैसे ऐसे ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें है। अब यहाँ पर भी जो वीन है एक, जिसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वीन कैरी। अब ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ले जा रहे हैं तो भैया उल्टा काम ये कर देगी, ऑक्सीजनेटेड ले जाएगी। लो, उल्टा काम कर दिया इसने, ऑक्सीजनेटेड ले गई। अब मेरे मित्र देखो लास्ट डिफरेंस, छठा, 6 पॉइंट लिखवा दूंगा, 5 तो याद ही कर लोगे, 3 तो याद कर लोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पेपर में। अब देखो मेरे भाई, सारी आर्टरीज, अब देखो नहरें अगर पानी ले जा रही हैं तो एक मेन नहर होगी जिससे सारी नहरें जुड़ी होंगी। इसी तरीके से भैया हमारे हार्ट से एक मेन आर्टरी होती है, वो जाके आगे डिवीजन हो जाता है, उसका सब डिवाइड हो जाता है, फिर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। तो मेन जो आर्टरी होती है उसका नाम होता है आउटा। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पे लिखूं, द मेन आर्टरी इज कॉल्ड आउटा। नाम ध्यान रखेंगे, पढ़ते आउटा है लेकिन आर यहाँ पे साइलेंट रहता है। यहाँ पे छठा पॉइंट, जैसे इसकी मेन आर्टरी है तो मेन वीन भी तो होगी, तो मैं कहूंगा द मेन वीन इज कॉल्ड वेना कावा। लो भैया, मेन वीन को क्या बोलेंगे, वेना कावा बोलेंगे। बहुत सही, कहानी समाप्त। दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और आपको ये भी समझना होगा कि आर्टरी और वेन का काम क्या क्या होता है और कैसे लोग काम करते हैं और कौन सा काम करते हैं। क्लियर है मेरे भाई, इससे बेस्ट तरीका नहीं है आर्टरीज और वेन्स को समझने का। साथ में दोनों समझ में आई, अगर अलग अलग समझाता तो आप इन दोनों में अंतर नहीं लगा पाते, फिर उतना बढ़िया कनेक्ट नहीं कर पाते। क्या करेंगे, एकदम मलाई दी है, छाप लेंगे पेपर में। 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लपेटो जल्दी, छापो। आओ भैया, अपने दद्दू को भी समझ लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि हार्ट हमारा क्या होता है और कौन कौन सी चीजें हमें याद करनी है। देखो भैया, डायग्राम अपनी पाषाण काल वाली है लेकिन तुमसे अच्छी है, क्योंकि तुम कैसा हार्ट बनाते हो मैं बताऊं, कैसा हार्ट बनाते हो। जब भी हार्ट आपके दिमाग में आता है कहेंगे अरे इतना आसान है ये, अरे चिलगोजर, ऐसा हार्ट नहीं होता मेरे भाई, ये सिर्फ अच्छा लगता है इमोजी में, समझ गए। दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम ऑफ हार्ट। इमेजिन कर लिया है हार्ट को, भैया हार्ट कुछ ऐसा दिखता है। और मैंने भी बनाया बहुत चिलगोजर सा है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। तो अगर मैं कहूं हार्ट जो होता है मेनली कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं तो वो समझेंगे। मेरे भाई हार्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेनली 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। मैं कहूं ऊपर वाले चैम्बर्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कहेंगे भैया आर्ट्रियम के नाम से जानेंगे। और नीचे वाले चैम्बर को किस नाम से जानेंगे, कहेंगे वेंट्रिकल के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पहला पॉइंट हार्ट के बारे में लिखूं
मैं कहूँ इसमें टोटल होते हैं 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स, जिसमें से 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, और 2 मेरे भाई नीचे चैम्बर्स होते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। क्लियर है बात? 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। मैं कहूं कि अपर चैम्बर जो होते हैं उनको स्पेशल नाम दिया जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाले चैम्बर्स को हम लोग लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं मेरे मित्र वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकल। क्लियर है? अब इतनी जानकारी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको समझा दूं तो कैसा रहेगा? कहोगे एकदम बढ़िया रहेगा, झक्कास। तो मैं देखो यहाँ पे 2 साइड आपको दिख रही है, एक तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। कहेंगे पागल हो क्या, ये राइट साइड है। अरे मित्र, ये हार्ट एक्चुअली में जब भी डायग्राम में बनाते हैं तो ऐसे सामने से, तो ये एक्चुअली में लेफ्ट है और ये राइट है। समझ लेना, थोड़ा सा एडजस्ट करो कि इधर वाला क्या ऐसे बनाए, समझो ना, ऐसे हम लोग सामने अपने आप को उल्टा इमेजिन करो। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब इधर वाला हिस्सा हार्ट का राइट है और इधर वाला लेफ्ट है। तो मैं कहूं लेफ्ट के ऊपर वाला हिस्सा आर्ट्रियम है, तो इसको मैं कह देता हूं लेफ्ट आर्ट्रियम। क्लियर है बात? नीचे वाला हिस्सा भी वेंट्रिकल है लेकिन लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर आ जाओ, ये राइट साइड है तो राइट साइड में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। और ऊपर वाला मेरे भाई है, लाइन खींच दे, इधर लाइन खींच देते हैं, ये है राइट आर्ट्रियम। क्लियर है? तो 4 चैम्बर मैंने बता दिए एकदम डायग्राम में आसान तरीके से। 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। ऊपर वालों को आर्ट्रियम बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट आर्ट्रियम, जो राइट साइड है उसको राइट आर्ट्रियम। और नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वाले को राइट वेंट्रिकल। इनके बीच में एक दीवार लगी होती है जो इनको अलग करती है। ये दीवार मेरे भाई, इसका नाम होता है सेप्टम। सेप्टम इज अ वॉल सेपरेटिंग द 2 चैम्बर्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। यहाँ पे समझेंगे कि भैया जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं, वो तो सही बात है, लेकिन जो लेफ्ट वाले चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट चैम्बर्स 2 होते हैं, उनमें मेरे मित्र प्रेजेंट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट होगा गुरुजी? लेफ्ट वाले चैम्बर में। और राइट वाले चैम्बर्स में चाहे ऊपर बात करो चाहे नीचे बात करो, यहां पर प्रेजेंट होगा, राइट चैम्बर्स में प्रेजेंट होगा मेरे भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर बात? इंपॉर्टेंट बातें सीख रहे हैं कि 4 चैम्बर हैं, ठीक है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, या कह सकते हो 2 लेफ्ट में हैं 2 राइट में हैं। ऊपर वालों को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट वाले चैम्बर्स में चाहे राइट आर्ट्रियम की बात करो चाहे राइट वेंट्रिकल्स की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब जिसमें CO2 रिच होगी। और लेफ्ट साइड वाले में चाहे आर्ट्रियम की बात करो चाहे वेंट्रिकल की बात करो, वहां पर प्रेजेंट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात? इतनी बातें समझ में, मोटी मोटी बातें। अब देखो, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड, इनको सेपरेट कर रहे हैं, देखो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं वैल्व। ये मेरे भाई सेप्टम है और ये मेरे भाई है वैल्व, VALVE। वैल्व क्या करेगा अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? वैल्व हो गई, और नीचे जो आपको दिख रहे हैं ना ये मेन पंबा जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं वीना कावा। ध्यान करो, जो मेन मेरे भाई वीन होती है उसी को क्या बोलते हैं? वीना कावा। और ऊपर आपको जो दिख रही है ना मेन आर्टरी है, इसको हम लोग बोलते हैं आओटा। ये आपको जो दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वीन। और इधर जो आपको दिख रहे हैं इसको मैं कहाँ लिखूं? इधर लिख दूं? लो, छत पे लिख दिया। ऊपर भैया 2 मंजिला पे, इसको मैं कहूंगा पल्मोनरी आर्टरी। यहां लिख दूं आर्टरी। क्लियर है? तो ये मेन पार्ट, इतने ही मेन पार्ट आपको हार्ट में याद करने, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है कि भैया चारों चैम्बर्स के नाम याद हो, इनको सेपरेट करने वाली दीवार के नाम याद हो, बीच में एक और सब डिवीजन है उसका नाम याद हो,
मेन वीन, मेन आर्टरी और कुछ 2 आर्टरी और वीन जिनका नाम आपको याद करना है। क्लियर है बात? इतनी सी चीजें होनी चाहिए। अब जरा मैं बात कर लूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, ध्यान रखेंगे। जब भी ब्लड सर्कुलेट होगा हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, इनसाइड हार्ट, जब भी ब्लड सर्कुलेट होगा तो ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर यहीं पर याद कर लोगे तो अभी जब सर्कुलेशन समझाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हार्ट के अंदर जो भी ब्लड जाएगा, चाहे डीऑक्सीजनेटेड है और चाहे ऑक्सीजनेटेड है, सबसे पहले एंटर करेगा आर्ट्रियम में, बोले तो ऊपर वाले चैम्बर में, आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम के बाद ही कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। ये दिशा आप ध्यान रखना कि सबसे पहले मेरे भाई ब्लड अगर हार्ट के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो वो जाएगा पहले आर्ट्रियम में, और आर्ट्रियम में जब भर जाएगा तब वेंट्रिकल में जाएगा। अब एक बार मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि हार्ट कैसे काम करता है। दोबारा इसको दूसरे डायग्राम से, मतलब वो डायग्राम इतना तगड़ा है, फ्लो चार्ट इतना तगड़ा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको कहूं, देखो सबसे पहले यहां समझो, वीना कावा क्या करेगी? वीना कावा वीन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, बहुत आराम से समझना। सबसे पहले पूरी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा हार्ट में। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा हार्ट में। मैंने कहा अगर ब्लड हार्ट में गया तो सबसे पहले कहां जाएगा? आर्ट्रियम में जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड है तो बताओ किस साइड जाएगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? देखो जरा, राइट साइड में है मेरे भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अब ये एंटर करेगा सबसे पहले राइट साइड। और राइट साइड में देखो आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल है, लेकिन पहले कहां जाएगा? यहां जाएगा। यहां CO2 वाला ब्लड भरेगा, धाड़ 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 धाड़। जब तक भरेगा तब तक ये जो दीवार है वेल वाली ये बंद रहेगी, गेट बंद है, अभी नीचे कोई काम नहीं है। जब ये वाला पूरा चैम्बर भर जाएगा तब ये दीवार खुलेगी, टन टन टन, खुल गई। फिर ये ब्लड एंटर करेगा मेरे भाई कहां पर? नीचे वेंट्रिकल में, CO2 वाला ब्लड। अब यहां से घुमा कर ले जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो मुझे कौन सा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी उठा रही है? कहेंगे CO2 वाला। यही तो मैंने बताया कि पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाले ब्लड को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उल्टा काम कर रही है कि नहीं कर रही? अब सवाल ये है कि पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन वाले ब्लड, CO2 वाले ब्लड को लेकर कहां जा रही? तो यहां पे समझोगे कि पल्मोनरी आर्टरी जो रहेगी, पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को लेकर जाएगी सीधा लंग्स में। अब कनेक्ट करो, यहां पर कनेक्ट करो बहुत ध्यान से। लंग्स में प्रेजेंट है एल्वियोली। एल्वियोली क्या करेगा? इसमें से CO2 को लपेट लेगा, CO2 को अंदर ले लिया और इसमें मिक्स कर देगा ब्लड में O2। ये ब्लड की बात हो रही है, मिला दिया। अब ब्लड कैसा बन गया मेरे भाई? बन गया ऑक्सीजनेटेड, O2 वाला बन गया, O2 वाला। अब यहां से ब्लड को उठाएगा पल्मोनरी वीन। कौन उठाएगा? पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी वीन कौन सा ब्लड ले आ रहा है? देखो जरा, O2 वाला ले आ रहा है। O2 वाला ले आ रहा है, मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीजनेटेड ले आ रहा है। अब देखो सारी वीन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ले जाती है, लेकिन एक चिलगोजर पल्मोनरी वीन ले जाता है ऑक्सीजनेटेड, जो कहां से ले जा रहा है? लंग्स से। अब ब्लड कहां जाएगा? फिर से हार्ट में आएगा। देखो हार्ट में कनेक्टेड है, आया हार्ट में। अब ये इसके आगे यहां बना रहा हूं, हार्ट में आ गया, लंग्स से ब्लड यहां से, O2 वाला ब्लड फ्रॉम लंग्स से। अब लंग्स में आया, सॉरी हार्ट में आया, तो सबसे पहले कहां जाएगा? हार्ट के अंदर जब भी आएगा ब्लड पहले आर्टरियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा। तो ऊपर आया भैया लो, O2 वाला ब्लड यहाँ पे भर रहा है, धड़ 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 तड़ातड़ तड़ातड़। क्लियर है बात? भरने के बाद ये बंद रहेगा, फिर से वही कहानी रहेगी। और जब ये भर जाएगा तो फिर यहाँ से ये इसमें भरेगा। जब ये फुल हो जाएगा तो ये जो मेन आउटा है, आउटा हार्ट में आकर के आउटा क्या करेगा? पूरे के पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ बांट देगा? बॉडी पार्ट में बांट देगा। और फिर से यही बॉडी पार्ट से ब्लड यहीं से फिर ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, CO2 को निकाल देगा, फिर यही साइकिल चलती रहेगी।
इसी को जरा विस्तार से समझेंगे अगले फ्लो चार्ट में। पहले बताओ हार्ट का मेन जो आपका पार्ट्स है वो समझ में आया, और हार्ट थोड़ा बहुत 10% कैसे काम करता है समझ में आया। इसी को हम समझेंगे अगले फ्लो चार्ट में। मैं कह रहा हूं वैसा फ्लो चार्ट आपको कोई दे नहीं सकता, गारंटी मेरी है। इसको जल्दी छापो, फिर हम लोग बात करते हैं अगले की। आओ महाराज, मैंने कहा कि अगर हार्ट की वर्किंग को मैं समझा दूं ऐसे तरीके से जो ना कभी भूल पाओ और याद करने में इतनी आसानी हो जाए, समझने में इतनी आसानी हो जाए, तो क्या करोगे? कहें गुरुजी एकदम मजा आ जाएगा, और हम वीडियो को क्या करेंगे फिर एकदम लाइक कर देंगे। कर दोगे ना? कर दोगे। ये प्यार तो बनाओ यार। देखो मेरे भाई, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि वर्किंग ऑफ हार्ट बोले तो हार्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो मैं कहूंगा हार्ट की वर्किंग को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट है बहुत जबरदस्त, जो मैंने सीखा था और मैंने समझा था बहुत आसानी से, वही आपको मैं बता रहा हूँ, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं कहूंगा चलो 3 बॉक्स बनाओ। सबसे पहले बीच में बनाओ ऐसे, ऐसे बनाओ, टिंग टिडिंग टिडिंग बनाओ। थोड़ा बड़ा सा बॉक्स बना दिया हमने, बड़ा सा बॉक्स। ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया मेरे भी हार्ट। लो, इतना बढ़िया हार्ट कोई बना सकता? कहेंगे गुरुजी हमको भैया वो सब हार्ट नहीं बनाना आता, जो आपने बना दिया बहुत कठिन था, हम तो सिंपल चाहते हैं, एकदम सिंपल, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। मैंने कहा ठीक है, इससे आसान हार्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते। इमेजिन करो ये हार्ट है। अब हार्ट के ऊपर भैया एक और बॉक्स बनाओ, थोड़ा सा ऐसा वाला। और ये मेरे मित्र हैं ऊपर लंग्स, इनको नाम दे दो लंग्स। इसके नीचे जस्ट जितने ऊपर लंग्स बनाए एक और बॉक्स बनाओ, टंग 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 टंग। इनको कहो ये मेरे बॉडी पार्ट्स है भैया, बॉडी पार्ट्स है। क्लियर है? अब देखो हार्ट में क्या होगा, आप देखो बीच में पार्टीशन करो, ये सेप्टम है, देख रहे हो सेप्टम है। ये जो है यहां पर ऐसे बनाओ, देखो वाल्व को ऐसे बनाओ, टिंग टिडिंग टिडिंग। इतना तो बना सकते हैं यार, एकदम बना सकते हैं। अब मैंने कहा हार्ट में भैया ये जो है ये लेफ्ट साइड है, क्यों उल्टा है, ये राइट साइड है, उल्टा वाली साइड। तो ये मेरे ऊपर जो चैम्बर है इसको हम लोग बोलेंगे राइट आर्टरियम, सहमत हो? नीचे वाले को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, सहमत हो? कहें गुरुजी एकदम सहमत है। यहां पर ऊपर वाले को बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियम, सहमत हो? कहेंगे सहमत है। नीचे वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, कहेंगे सहमत हो? एकदम से सहमत है। इतनी चीजें कर लेनी है। अब देखो समझो कि भैया मेरे हार्ट एक्चुअली में काम कैसे करता है, बहुत आराम से, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैंने कहा सबसे पहले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आएगा। चलो भैया ले आते हैं। हार्ट के किस साइड जाएगा? राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वास करता है। तो मैंने कहा ठीक है ले आओ, एक लाइन बनाओ ऐसे, थोड़ा लंबी बनाओ, मजा आए समझने में। यहां से बॉडी पार्ट से कौन आ रहा है? हम कहेंगे भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। आ रहा है ब्लड कि नहीं आ रहा है? ये कहां जाएगा? मैंने कहा जब भी हार्ट में ब्लड जाएगा सबसे पहले ऊपर जाएगा आर्टरियम में, फिर वेंट्रिकल में जाएगा। चलो भैया इसको कनेक्ट करो आर्टरियम में। कहेंगे लो सीधी रेखा बना दो तुम, लो कहां चली गई मेरे भाई? आर्टरियम में। और इसको ले आने का काम किसने किया? यहां पर प्रेजेंट है मेरे मित्र वीना कावा, वीना कावा। वीन्स लेके आई है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहां पर गया है? राइट आर्टरियम में गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आ गया। अब मेरे भाई यहां पर CO2 वाला ब्लड आया, पहले ऊपर भरेगा फिर कहां चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आ चुका है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक पॉइंट कनेक्ट रहो मेरे साथ, जिंदा रहो, जीवित रहो और यहां पर मौजूद रहो। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पहुंचाया जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, बोले तो CO2 को निकालने के लिए, और यहां से ब्लड जाएगा कहां? लंग्स में। लंग्स में ही तो ऑक्सीजन आ रही है, समझो बात को। मैंने कहा यहां से कनेक्ट करो, लो कनेक्शन सक्सेसफुल, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू कनेक्ट। ऊपर ले जाओ, ये लो लंग्स में। अब लंग्स में आया है कौन सा मित्र मेरे? कहेंगे अभी तो भैया अभी तक इसमें डीऑक्सीजनेटेड वाला ही सिस्टम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है।
और इसको लाने का काम कौन कर रहा है, यहां पर देखो पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां कनेक्ट होती है, तो आप कहेंगे गुरुजी लंग्स से हार्ट में। और क्या करती है, लंग्स में ब्लड को ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड वाले को, कहां से उठा के, हार्ट से। और हार्ट में कहां से, राइट वेंट्रिकल से। बहुत बढ़िया, लंग्स में आ गया है ब्लड, और लंग्स में प्रेजेंट है मेरे भाई बिल्कुल दादा परदादा वाली कहानी, जो एल्वियोली के नाम से जानी जाती है। अब एल्वियोली का काम क्या है, यहां पर ब्लड से लंग्स क्या करेगा, CO2 को बाहर करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, अंदर करेगा, ऑक्सीजन को अंदर करेगा। यहां पर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड हो गया प्यूरिफाई, क्योंकि CO2 भैया वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकाला, ऑक्सीजन को लोड कर दिया, ब्लड हो गया प्योर। अब यहां से जो ब्लड बहेगा फ्लो करेगा, वो फ्लो करने वाला है मित्र मेरे ऑक्सीजनेटेड वाला, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया गया, ऑक्सीजन मिला दिया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा भैया, हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाएगा तो कहां, सबसे पहले ऊपर जाएगा। आजा मुन्ना, जोड़ दो ऊपर। अब इसको ले आने का काम कौन करेगा, कहेंगे गुरुजी पल्मोनरी वेन। यहां पर कनेक्ट है लंग्स से हार्ट में पल्मोनरी वेन, जो ले आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से और छोड़ रही है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड भरा, टक 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 टक, यहाँ पे CO2 वाला है लिख लो, यहाँ पे O2 वाला लिख लो। फिर आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्टेड है भैया मेन आर्टरी, दैट इज मेरे भाई आओटा द बाप दादा आओटा। अब आओटा का काम क्या है भैया, जो भी यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में फैलाना। तो आओटा क्या करेगा, यहां से उठाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फैला देगा कहां पे, कहां पर, कहेंगे गुरुजी बॉडी पार्ट्स में। और ये ब्लड कौन सा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मोस्ट इजिएस्ट वे यू कैन एवर इमेजिन। मेरे भाई इससे आसान तरीका ब्लड सर्कुलेशन को समझने का एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मैंने बोल दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर लिखो, कहां पर लिखो, एक काम करो पहले इसको बढ़िया से दबा के बना लो, मजा आ जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट इसका बताता हूं, अब ध्यान से समझना उसको, जल्दी इसको नोट करो। लो मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है डबल सर्कुलेशन का, जो पेपर में बहुत ही पूछा जाता है, मतलब एकदम फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर का। अब यहां पर समझेगी कि डबल सर्कुलेशन क्या है, ध्यान से समझो। एक साइकिल में, पूरे साइकिल में आप ध्यान से बताओ कि ब्लड हार्ट में कितनी बार आया है। कहेंगे गुरुजी हमने देखा एक बार तो बॉडी पार्ट से आया हार्ट में, फिर लंग से दोबारा आया, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो एक सिंगल साइकिल में ब्लड को हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ा है, 2 बार गुजरना पड़ा है। तो इसी को बोलते हैं डबल, 2 बार का मतलब डबल है और सर्कुलेशन हो ही रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। मैं कहूंगा द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, the process of circulation in which blood enters in heart कितनी बार, 2 times। 2 times कैसे, that is once from, या तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट from body parts and then from lungs। एक बार तो बॉडी पार्ट से जाता है, दोबारा लंग से फिर जाता है हार्ट में। ड्यूरिंग, ये लगा देना, ड्यूरिंग सिंगल साइकिल। तो एक ही साइकिल में ब्लड का हार्ट में 2 बार एंटर करना ही कहलाता है, इज कॉल्ड, चोरी चुपके लिख लो, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, मजा आ गया। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन एंड वर्किंग ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। समझ गए बात को।
जरा छोटी सी बात कर लेंगे यहाँ पर किसकी, प्रेशर की। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझा दूंगा। एक काम करो, इसको पहले लपेट लो। ये डेफिनेशन मतलब मैंने कहा भैया इस पे लगा लो 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, समझ में आ गया ना। इसको बना लेना भैया, अगर पूछे वर्किंग ऑफ हार्ट तो ये डायग्राम बना के चले आना, नंबर पूरे मिल जाएंगे, छाप दो। आ जाओ जरा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में है, लपेट देते हैं। दैट इज ब्लड प्रेशर। मेरा मित्र आराम समझो, ब्लड प्रेशर का मतलब है ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। अब ब्लड किस पे प्रेशर डालेगा, किस में ट्रेवल कर रहा है, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, मैं कहूंगा द प्रेशर और फोर्स exerted by blood on the walls of blood vessels. Blood vessels is called blood pressure. लो, आसान है। अरे भाई ब्लड का प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है, और ब्लड कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसमें वो बहेगा, मतलब वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। और मैंने आपको बताया क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हार्ट से एंटर करता है, हार्ट से जाता है, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो सिंपल सी बात है आर्टरी में प्रेशर ज्यादा लगाएगा ब्लड, और वेन्स में प्रेशर कम लगाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर मेरे भाई होता है दो तरीके का एक्चुअली में, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे। तो जब प्रेशर एक्सर्ट होता है, मेनली दो तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करता है। हार्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है किस पर, हम कहेंगे भैया मेनली आर्टरी पे। वेन्स में तो कोई प्रेशर नहीं होता, उसके बारे में भूल जाओ। तो मैं कहूंगा हार्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा आर्टरी पे, आर्टरी पे। और कौन कौन से केस में एक्सर्ट करेगा, हम कहेंगे भैया दो केस में एक्सर्ट करेगा। तो हार्ट प्रेशर किस पे लगाएगा, प्रेशर लगाएगा आर्टरी पे। कौन कौन से केस में, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दूसरी बार जब रिलैक्स होगा, पीछे की ओर खींचेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्योंकि ब्लड बाहर फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर ज्यादा होगा, तो मैं इसको कह दूं कॉन्ट्रैक्शन, इसमें और जोड़ दूं रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टोले, लो, और इसको बोलते हैं डिस्टोले। तो ऐसा प्रेशर जो आर्टरी पे लगे ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोले, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट ऑन द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोले। क्लियर है बात। अब क्योंकि सिस्टोले वाला प्रेशर ज्यादा है, ये मोर है, और ई लेस बा, काहे लिए, रिलैक्स हो गया है, प्रेशर कम हो गया है। लेकिन भैया जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में सिस्टोले का प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mm। एमएम क्या, एचजी का, थर्मामीटर में एचजी लगता है मरकरी में। तो सेम तरीके से एक मशीन होती है जो ब्लड प्रेशर को नापती है, वहां पर भी मरकरी काम करता है। तो 120 mm ऑफ एचजी प्रेशर लगता है, कहां पर, सिस्टोले वाला। और यहाँ पर जो डिस्टोले प्रेशर लगता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो वो लगता है 80 mm ऑफ एचजी। तो अगर मैं कहूं कि नॉर्मल बीपी जो होना चाहिए, नॉर्मल बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, वो कितना होना चाहिए, मैं कहूंगा मेरे मित्र 120 mm, ठीक है, ऑफ एचजी, या तो 120 और सीधे लिखते हैं 120 और 80 mm ऑफ एचजी, ऐसे लिखा होता है। क्लियर है। और ये पता कैसे चलता है यार, पता कैसे चलता है कि 120 और 80 है, इसको नापने के लिए, बीपी को नापने के लिए एक डिवाइस होता है, डिवाइस होता है जिसको नाम सुन लोगे तो कहोगे पूरा जिला है, इस फाइग्मो मैनोमीटर, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ब्लड, बोले तो ब्लड प्रेशर, इज कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर। पढ़ो मेरे साथ, स्फिग्मो कह लो और चाहे स्फिग्मो कह लो, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। नाम इतना बड़ा है ऐसा लग रहा है जिला का नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इतनी बात आपको क्या करनी है, धारक इसको जल्दी छापो, जल्दी, पेपर में 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। लपेटो।
तनिक आओ कभी हवेली पे। बोलो तो अब हम पढ़ेंगे, एनिमल्स में तो पढ़ लिया, ह्यूमन बींग्स में तो पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मित्र जरा समझ ले कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, कि प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है और कौन करता है भाई, वही हमको यहाँ पर समझना है। क्लियर है बात? तो मैं अगर कहूँ आपसे मोटी मोटी बात, तो आप जरा ध्यान करो, प्लांट में यार किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता होगा। कहेंगे प्लांट में यार तो एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से रूट से, और दूसरा प्लांट अगर फूड बना ले तो फूड की जरूरत पड़ेगी, दो ही चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। बहुत सही। तो मेरे भाई प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? मेनली ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दो चीजों का। अब कौन कौन सी? एक तो वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा मेरे भाई फूड का होगा। क्लियर है बात? तो भैया अगर वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फूड हो रहा है, तो दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। जैसे हमारी बॉडी में सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम है, जुगाड़ है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर एंड मिनरल्स को और फूड को प्लांट में भी कोई इंतजाम होगा। बिल्कुल सही मेरे भाई। प्लांट में कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं। प्लांट्स कंटेन some special conducting tissue, बोलो conducting tissues for transportation। कौन कौन से? नंबर 1, एक भैया पहला, याद करने की ट्रिक अगर मजा आ जाए मेरे मित्र तो भैया समझ लेना, फिर फैल जाए चाहिए ट्रिक और फैला देना मेरे नाम से कि मैंने ये ट्रिक बनाई है। मैं कहूंगा चलो ठीक है, पहली ट्रिक जो मैंने बनाई है आपको याद करवाने की, मैं कहूंगा भैया पहला टिश्यू मेरे भाई है जाइलम। लपेटो। पहला कंडक्टिंग टिश्यू जो प्लांट में होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज जाइलम। अब जाइलम क्या करेगा मेरे मित्र, यहां पर ध्यान से देखो ट्रिक। मैं पहले कुछ बेसिक बातें बताता हूं। जाइलम मेनली 4 तरीके के सेल से बना होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाता है। आपको इस बात से ज्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए इसके काम से कि ये काम क्या करता है, फंक्शन इसका क्या होता है। तो मैं कहूं इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा भैया ठीक है, लेकिन कहां से कहां? वाटर कहां से एब्जॉर्ब होगा? रूट से एब्जॉर्ब होगा, और कहां जाएगा? खाना बनाने के लिए कहां चाहिए वाटर? लीफ में चाहिए। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा कहां से कहां होगा? कहेंगे गुरुजी रूट से लीव्स। आओ जरा इसको याद करने की ट्रिक ढूंढे जो मैंने याद की। देखो जरा, मैं कहूंगा जाइलम को पढ़ो जरा। शुरू में आया जा वर्ड आया, जा 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 जा, जलेबी जाया। और वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहेंगे गुरुजी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। तो जा से जाइलम, जा से जल। तो जाइलम क्या करेगा? जल को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। जा से जाइलम, जा से जल, बांके बिहारी लाल की जय हो। क्लियर है बात? बहुत सही बात है। अब जरा किसकी बात करें? दूसरे टिश्यू की बात करें, तो इसको मिटा के यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख दो ट्रिक। भैया ट्रिक अलग से लिखनी पड़ेगी ना, भौकाल भी तो बचाना है। ट्रिक क्या है? जाइलम की ट्रिक क्या है? जाइलम कहेंगे जा से जाइलम, और जा से हो गया जल। जल का मतलब है वाटर एंड मिनरल्स। जीवन में भूल जाओ तो नाम बदल देना, ऐसा पढ़ा था आपका भाई। अब देखो यहाँ पे दूसरा हम समझते हैं मेरे भाई, दूसरा टिश्यू कौन सा होता है? तो दूसरे टिश्यू का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम मेरे भाई, फ्लोएम। अब देखो समझो यहाँ पे बात को, फ्लोएम क्या है भैया? अब जाइलम तो कर दिया वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम भी एक कंडक्टिव टिश्यू है जो खुद ही एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ये मिलके बना होता है 5 टाइप्स ऑफ सेल्स है। 5 टाइप्स ऑफ सेल्स है जो एक खुद ही कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू है और इसका फंक्शन भी बहुत तगड़ा है, फंक्शन बहुत तगड़ा है। कहेंगे क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है मेरे भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेरे भाई कहेंगे फूड। और फूड कहां से कहां जाएगा? कहेंगे फूड तो भैया लीफ में बनेगा और बाकी सारे पार्ट में जाएगा, तो लीफ टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, समझे? लीव्स टू ऑल पार्ट्स। अब यहां पे देखो ये सारे डायरेक्शन में जाएगा तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल। और क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है रूट से लीफ सीधे, तो ये होता है मेरे भाई यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाता है, यूनी डायरेक्शनल। तो ये पॉइंट आपको काम आएंगे जब डिफरेंस पूछ लेता है जाइलम और फ्लोएम में, तो लिखने की। सारी बातें क्लियर है? अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होगी? बहुत बढ़िया ट्रिक है भैया। देखो जरा फ्लोएम लिखो एक साइड, एक साइड लिखो फूड। अबे भैया जो ट्रिक वहां लगाई वो यहीं लगा दो। फा यहां भी है और फा यहां भी है, तो फा से फ्लोएम और फा से फूड। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो फ्लोएम की ट्रिक क्या हो गई? हम कहेंगे फ्लोएम वाले केस में भैया जी ने ये बताया कि फा वर्ड का यूज करना है। फा से हो गया फूड और फा, अरे फूड नीचे लिखो ना, फा से हो गया फ्लोएम और फा से हो गया फूड। बांके बिहारी लाल की जय हो, और जय हो जय हो जय हो। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। समझ गए? दो टिश्यू होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, और यही ट्रांसपोर्टेशन का पूरा धंधा संभालते हैं प्लांट्स में। सारी चीजों का लेखा जोखा यही करते हैं। छापो जल्दी से एकदम गदर गदर तरीके से। आओ भाई, उसी जाइलम और फ्लोएम से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट जो मैं कहूंगा 100% पेपर में छपता है, इस पे भी दाग दो, बिल्कुल वही दाग जो सब पे दागा है हमने इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो 100% इसको छापने की क्षमता रखते हैं बोर्ड वाले। तो मेरे भाई ट्रांसपिरेशन समझते हैं, थोड़ा सा अलग है। देखो नाम ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपिरेशन मिलते जुलते हैं, तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। जो गलती मैं करता था हो सकता है वही गलती आप भी कर दें। तो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में कंफ्यूज मत होना। ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड और मिनरल्स वाटर का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लेकिन ट्रांसपिरेशन अलग कॉन्सेप्ट। देखो मेरे भाई यहाँ पे मैंने बगल में डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स नीचे रूट से एब्जॉर्ब होके प्लांट के अंदर गए, प्लांट ने इनका यूज किया। फिर देखो यहाँ पर स्टोन निकल रहा है, स्टोन निकल रहा है, स्टोन निकल रहा है, और ये निकल रहा है वेपर के फॉर्म में। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ यार कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो वाटर प्लांट के यूज कर रहा होगा उसने यूज कर लिया होगा, और जितना एक्स्ट्रा वाटर रहा होगा उसको इसने क्या किया है, वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव किया है। और इसी प्रोसेस को मेरे मित्र बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस करना प्लांट के लिए जरूरी होता है, ताकि वो जगह बना पाए नए वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि अगर जो वाटर इसने यूज किया है उसमें जो मिनरल्स थे इसने इस्तेमाल कर लिया, अब जो एक्स्ट्रा वाटर अगर वहां पे रुका रहेगा तो जगह ही नहीं रहेगी ना नए वाटर को जाने के लिए। तो नए वाटर में तो नए मिनरल्स है, तो वो भी तो चाहिए इसको। तो पुराने वाटर को जो एक्स्ट्रा होता है उसको रिमूव करता है, ताकि नया वाटर फिर से ऊपर आ सके। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मैं सिंपल से डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। मैं कहूंगा द लॉस ऑफ extra amount of water by the plants in the form of water vapors. Water vapors is called transpiration. ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को इसने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, और इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। अब मेरे भाई इसकी आवश्यकता क्या है प्लांट को, यार क्या जरूरत है ये सब करने की, इतना तामझाम करने की? तो कुछ तो फायदा होगा तभी तो ये करता होगा। तो हम कहेंगे अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, फिर पूछेंगे इसकी सिग्निफिकेंस। और सिग्निफिकेंस को आप दूसरी भाषा में कह सकते हो इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस ना समझो ज्यादा तो कह दो इसके एडवांटेज।
क्लियर है? क्या एडवांटेज है इस प्रोसेस का? पहला काम तो ये है कि भैया एक्स्ट्रा वाटर तो इसके लिए वेस्ट हो गया, उसका रिमूवल हो जाएगा। तो पहला ही फायदा ये है, कहेंगे भैया रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर इसके लिए एक तरीके से कह सकते हो वेस्ट है, उसकी जरूरत इसको नहीं है, तो इसको रिमूव कर देगा। उसके बाद जब एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू मिनरल्स, बहुत बढ़िया। तो ये हेल्प करेगा, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा, उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा कि ट्रांसपिरेशन helps in absorption of new minerals। और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतने ज्यादा मिनरल्स प्लांट में आते हैं। अब आप ये इमेजिन करो, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं यार पहाड़ों के इलाके में, अब पानी को वहां तो बहुत ऊंचे तक पहुंचना है, तो क्या जाइलम में इतनी ताकत होगी कि यार जो पानी नीचे है उसको ऊपर लेके चला जाएगा? इतनी ज्यादा ताकत तो नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए देखो, जब ये नया वाटर, पुराना वाटर यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पर बनता है वैक्यूम, जिसको बोलते हैं, एक तरीके का फोर्स जनरेट होता है जिसको ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। मैं कहूंगा अगर पुराना वाटर निकल जाएगा तो बीच में जाइलम के बीच में या स्टेम में बनेगा एक फोर्स, जिसको बोलेंगे, लिख रहा हूं मैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, खिंचाव वाला फोर्स बनेगा, जिसकी वजह से बहुत हाइट पे पानी अपने आप ही चला जाएगा। क्लियर है? तो मैं कहूंगा तीसरा फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू, क्या कह सकते हो, या एट कहो, टू मोर हाइट्स, ये कह लो, ज्यादा हाइट्स पे पानी को पहुंचाएगा। ठीक है? उसके बाद चौथा, अब पानी लगातार भैया पूरे प्लांट में जाता रहेगा, एब्जॉर्ब होगा निकलेगा, एब्जॉर्ब होगा निकलेगा, तो इससे प्लांट का टेम्परेचर भी क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो ये भी लिख लो भैया, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, मेंटेन से लिखा है, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट। बस दीज आर सम फायदा ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? इसको छाप लो जबरदस्त तरीके से। मैंने कहा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा डायग्राम दे देता है और पूछेगा आपसे कि विच प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम। तो 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ इससे, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना ये ट्रांसपिरेशन है, और पूछेगा राइट एनी 2 या फिर एनी 4 एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, तो आपको ये लिखना होता है। छापे जल्दी से, चालू करेंगे। ओके मेरे मित्र, और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल गर्दा तरीके से लास्ट टॉपिक पे और चैप्टर के मेरे भाई, उसका नाम है एक्सक्रीशन। और मैंने एक वीडियो में कहा है, जो वीडियो बहुत वायरल हो गई, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने भैया उसको खतरनाक तरीके से बोला कि अगर शाम को खाओगे तो लोटा लेके जाओगे भी तो। मतलब एक्सक्रीशन का क्या मतलब हो गया? मतलब मेरे भाई मैंने ये बताना चाहा उसमें कि अगर हमने फूड खाया, इंपॉर्टेंट चीजें खाई, तो जो चीजें हमारे लिए जरूरी थी उसको तो हमने डाइजेस्ट कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जो वेस्ट होगा उसको तो हम बॉडी में रखेंगे नहीं, नहीं रखेंगे ना, उसको तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। बस इसी प्रोसेस को, सुबह लोटा लेके जाने की प्रोसेस को, मे आई गो टू टॉयलेट जाने की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो मैं कहूं अगर सिंपल सी भाषा में, तो अपनी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्स का मतलब होता है एग्जिट हो जाना। तो मैं कहूंगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स from our body is
इज कॉल्ड, मेरे भाई मैं कहूं एक्सक्रीशन। क्लियर है बात? इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हम बात करें अगर हमारी बॉडी में कितने तरीके के वेस्ट बन सकते हैं, कौन कौन से वेस्ट बन सकते हैं, तो भैया वेस्ट जो हमारे होते हैं बॉडी में, वेस्ट जो है वो बन सकते हैं, देखो कौन कौन से, समझो यहां पर मस्त मस्त पॉइंट है ये। पहला तो बना मेरे भाई गैसियस वेस्ट, और गैसेस वेस्ट में कौन आता है, कहेंगे CO2 आता है, जिसको बाहर कर दिया जाता है किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। दूसरा जो वेस्ट बनेगा वो स्वेट बन सकता है, स्वेट। स्वेट क्या होता है, पसीना होता है, स्वेट को बाहर कर दिया जाता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, स्वेट स्किन के थ्रू निकल जाता है। और चिलगोजर जो येलो येलो सब्सटेंस बनता है उसको बोलेंगे सॉलिड वेस्ट, जिसको बाहर किया जाता है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा जो एक वेस्ट बनता है ब्लड को फिल्टर करने से, ब्लड को फिल्टर करने से, वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको निकाला जाता है मेरे भाई, पूरा सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ गए बात को? तो मैंने कहा जो मेन हमारे अंदर बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, गैस हो सकती है CO2 जिसको लंग से बाहर कर देंगे, स्वेट को स्किन से बाहर कर देंगे, सॉलिड वेस्ट को एनएस से बाहर, और नाइट्रोजनस वेस्ट, देखो वाटर लिख दिया मैंने नाइट्रोजनस वेस्ट को छानने के लिए, निकालने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बना है, और जो बगल में मैंने डायग्राम बनाया है वही है। मैंने कहा इस तरीके की वेस्ट को निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा वेस्ट और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है मेरे भाई, ये मुश्किल क्यों होता है निकालना, इसके लिए अलग से सिस्टम की कोई जरूरत होती है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इन द ब्लड, ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मली। तो इसके लिए अलग से पूरा सिस्टम होता है अपनी बॉडी में, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जरा ये जो डायग्राम है इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें भैया पार्ट है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का यहाँ पे काम क्या है। तो मैं कहूंगा मोटी मोटी बात अगर हम बात करूं तो ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है यही है मेरे भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें सबसे मेन ऑर्गन जो है, ये दो आपको देखो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, जिनको हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलेंगे, किडनी बोलेंगे भाई। और किडनी का मेन काम होता है मेरे भाई, यही तो है जो भयंकर वाला काम करता है, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो बढ़िया वाला ब्लड होता है फिर से आर्टरीज और वेन्स में लौटा दिया जाता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये आता है इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स किडनी टू दिस भयंकर वाला स्ट्रक्चर, और जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर का काम क्या है मेरे भाई, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है किडनी में बना, ब्लड को फिल्टर करने के बाद उसको ले आता है कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां पर भैया वेस्ट इकट्ठा होता रहता है यूरिन के फॉर्म में। यूरिन के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता है और टाइम टू टाइम इस ओपनिंग के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, इसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है मेरे भाई, यूरेथ्रा। तो आपको डायग्राम ध्यान रखना है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक एक पार्ट का नाम ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो हमारी है, एक यहाँ इसमें से होती है रीनल आर्टरी और एक होती है रीनल वेन, इसका नाम ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो मेन काम है वो किडनी का है। तो किडनी को जरा मैं अलग से समझा दूं, बिल्कुल समझा दो भैया, आराम से समझा दो। मैं कहूँगा सबसे पहला पोर्शन जो है यहाँ पर वो है किडनी। मेरे भाई किडनी का ही मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से बाहर करना। अब किडनी में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल सेल्स या कह सकते हो यूनिट्स होते हैं जो ये इस काम को अंजाम देते हैं फिल्ट्रेशन को, और उन स्पेशल सेल्स का नाम होता है मेरे भाई नेफ्रॉन्स। यही नेफ्रॉन्स मिल करके ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं, ध्यान रखना है ये बात। क्लियर है मेरे भाई? ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर कहेंगे यूरेटर क्या काम करता है यार, यूरेटर क्या काम करता है, कहेंगे गुरुजी यूरेटर का काम होता है कि इट
ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है भैया, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करते रहना और टाइम टू टाइम यूरेथ्रा से रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन। बहुत तेज लगी है, जाएं ऐसे पूछा ना क्लास में, बस वही वाला पूरा सिस्टम है मेरे भाई। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और मेरे भाई मैं नेफ्रॉन का अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका डायग्राम पेपर में पूछा जाता है, तो मैं जो डायग्राम की सीरीज चला रहा हूँ ना, उसी में नेफ्रॉन का जब डायग्राम समझाऊंगा तो इसका फंक्शन इंटरनली भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये मोटी मोटी बात रही जो एग्जाम में आपके आ सकती है, पूछी जा सकती है। क्लियर है मेरे भाई, आराम से इसको नोट करो। और हम ये डिस्कस करते हैं कि प्लांट में भी क्या एक्सक्रीशन होता है क्या, अगर होता है तो कैसे होता है। छापो जल्दी इसको। आओ जरा देखें कि प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है क्या मेरे भाई। कहेंगे बिल्कुल करता होगा, जैसे हम लोग एनर्जी को यूज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को यूज कर लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो प्लांट भी तो भैया लाइफ प्रोसेस कर रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल चीजों को क्या करेगा, यूज कर लेगा। बाकी जो वेस्ट चीजें बचती है उसको बाहर कर देता है। तो मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसी को बस याद कर लेना, ज्यादा इसमें झंझट वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला प्लांट एक्सक्रीशन करता है मेरे भाई, आप देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और रेस्पिरेशन जब होगा, इसमें भी रेस्पिरेशन होती है, तब CO2 बाहर निकलेगी। तो पहला जो मेथड है एक्सक्रीशन करने का, हम कहेंगे रिमूवल ऑफ O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर है बात कि भैया पहले तो ऑक्सीजन निकाल देगा, कब, जब फोटोसिंथेसिस होगी, और जब रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन को यूज करेगा तो CO2 बाहर निकालेगा। अब मेरे भाई दूसरा पॉइंट, अभी मैंने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को भी निकालता है, तो वो भी एक मेथड है प्लांट का एक्स्ट्रा और वेस्ट चीजों को बाहर करने का। तो मैं कहूंगा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, इसी को हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसपीरेशन। समझ में आती है बात। इसके अलावा प्लांट में कुछ सॉलिड वेस्ट बनते हैं जो निकलते हैं पुरानी लीव्स के फॉर्म में, तो लीव्स प्लांट क्या करता है, गिरा देता है। फ्रूट्स भी गिरता है, तो फ्रूट भी प्लांट के लिए किसी काम का नहीं है मेरे भाई। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्लांट बाहर निकालता है जो हमारे यूज की होती हैं, जैसे मेरे भाई गम्स, रेजिन्स, रबर, ये सब भी तो प्लांट एक्सक्रीट करता है। तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक, कह दो गम्स, चिपकने वाला, रेजिन्स, बार्क भी तो, छाल भी तो निकलती है, बार्क, उसके बाद और क्या निकलती है, रबर, एटसेट्रा। दीज आर सम मेथड्स थ्रू विच प्लांट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। और यहां पर मेरे मित्र पूरा का पूरा चैप्टर हमने क्या कर दिया है, दगा दिया है। इसको क्या करेंगे, रिवाइज करना आपका काम है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को छील दिया है, और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, जो भी कॉन्सेप्ट गलती से बच गया होगा उसको भी वहां पे लपेट दिया जाएगा। बोलो जय जय श्री राम और बांके बिहारी लाल की जय हो। इसको क्या करेंगे, बढ़िया से जितना मैंने पढ़ाया है नोट्स बना लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, रिस्पांस दिया करो, इससे मुझे ये पता चले कि हाँ तुम लोग पढ़ भी रहे हो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका कुछ रिस्पांस तो दो।
तो इंटरेक्शन होगा तो मजा आएगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और मेहनत करूंगा। समझे बात को? तो मिलेंगे मेरे भाई अगली वीडियो में किसी दूसरे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम में फोड़ना है हम दोनों को मिलकर, ध्यान रखना, ये बात हमेशा दिमाग में चला। बाय बाय।